अस्सलाम वालेकुम। आज जो वेब सीरीज है राइज ऑफ हिंदुत्व फैसिज्म, उसका पार्ट 3 मैं आपके सामने पेश करूंगा। पार्ट 1 में हमने फैसिज्म क्या है वो देखा, पार्ट 2 में इंडिया में हिंदुत्व फैसिज्म के ओरिजिन्स के बारे में देखा। आज मैं आपके सामने जो है ये हिंदुत्व फैसिज्म का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में इसका रूप किस तरीके से है उसके बारे में मैं आपके सामने बात करूंगा। तो इससे ये हिंदुत्व फैसिज्म का एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर सेटअप होने से पहले आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा, किस सिचुएशन में इसे एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया। 1920 का जो पीरियड था, ये पीरियड में इंडिया में दो बड़े मूवमेंट्स चले थे। एक मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो हम देखते हैं कि 1920 से लेकर 1922 के बीच में चला था, और उसके बाद और एक कैंपेन था जो खिलाफत मूवमेंट था, जो 1919 से लेकर 1924 तक चला था। ये दो कैंपेन्स हम देखते हैं पूरे इंडिया भर में चले थे, और दोनों कैंपेन्स के बीच में क्या था, बहुत सारा एक कोऑर्डिनेशन था। बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स जो थे, जो खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। और पूरे इंडिया में हम लोग देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम ये सारे कम्युनिटीज मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश के खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। और खिलाफत मूवमेंट जो था, जो प्योरली एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से शुरू किया हुआ खिलाफत मूवमेंट था, उसमें भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे हिंदूज ने साथ दिया। तो मुल्क के अंदर जो ब्रिटिश के खिलाफ जो था, एक प्योरली एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मुजाहिरा हो रहा था। अब ऐसा एक सिचुएशन जहां पर हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर आ रहे हैं, ये ऐसा एक सिचुएशन दो लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम था। एक ब्रिटिश के लिए, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि यूनाइटेड स्ट्रगल उनके खिलाफ चले। दूसरा, ऐसे हिंदुत्व फैसिस्ट लोगों के बारे के लिए, जिनके बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया, ये वो लोग हैं जो कभी भी नहीं चाहते थे इंडिया के अंदर हिंदू और मुसलमान एक हों। ये कभी भी ये बात नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो है हिंदूज के अंदर ऐसी एक मुसलमानों के लिए एक मोहब्बत आए, ऐसा एक कभी भी नहीं चाहते थे। ये लोग फैसिस्ट थे, जो समझते थे कि एक नेशनल रेस, एक ही रेस होना चाहिए, एक ही कौम होनी चाहिए जिसके पास पूरी हुकूमत होगी, और मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, वो लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, उन्हें मुल्क के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये वो ग्रुप था। अब ये ग्रुप ने देखा कि ऐसा एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा इंडिया के अंदर 1920s के बाद थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और हिंदू मुसलमानों के लिए कॉमन एनिमी ब्रिटिश मिला है। तो इसको तोड़ने के लिए उन्होंने अलग अलग संगठनें बनाए, और इन संगठनों को उन्होंने एक फैसिस्ट जो उनकी आइडियोलॉजी थी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को एक ऑर्गेनाइजेशनल शक्ल दिया। इसी में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे अहम ऑर्गेनाइजेशन है फैसिज्म का इंडिया में, जिसको राष्ट्र स्वयंसेवक संघ कहते हैं, RSS कहते हैं, ये बना। RSS 1925 में बना। इसको बनाने में हम देखते हैं कि बड़ा एक रोल प्ले किया वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स ने। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स में भी जो सिख पविन ब्राह्मण्स एक कम्युनिटी होता है, उन लोगों ने बड़ा रोल प्ले किया। इनके बारे में उस जमाने में इनिशियल एक रिपोर्ट में ऐसी बात आ रही है कि ये वो लोग हैं, जैसा जो लोग समझते हैं कि ब्रिटिश आने से पहले इंडिया में सबसे बड़ा साम्राज्य वो लोग समझते थे कि पेशवा है, और पेशवा यही सतपवन ब्राह्मण्स थे। जैसा आप जानते हैं, मराठा एम्पायर की स्थापना तो शिवाजी महाराज ने की थी, लेकिन उसके बाद पूरा कब्जा इनके हाथ में आ गया था। जो पेशवा सतपवन ब्राह्मण्स थे, इनके हाथ में आ गया था, और अंग्रेजों के बाद वो पूरा चला गया। अब वो चाहते थे कि वापिस इनके हाथ में आ जाए, यानी एक सिंगल कंट्री, सिंगल रूलर, और पूरे इनके हाथ में पावर आ जाए। तो ऐसा एक आइडियोलॉजी ये सितपविन ब्राह्मण्स हमेशा चाहते थे। मतलब सितपविन ब्राह्मण्स के अंदर जो ये फैसिस्ट मेंटालिटी रखने वाले थे, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये फैसिज्म मेंटालिटी, हिंदुत्ववादी फैसिज्म मेंटालिटी रखने वाले सितपविन ब्राह्मण्स के अंदर ऐसी एक सोच थी। और उसी सोच में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने लीड रोल प्ले किया। सावरकर को आप जानते हैं, वो हिंदू महासभा में बहुत लीड रोल था, और अलग अलग लोग, तिलक और अलग अलग लोग कांग्रेस के अंदर वो लोग थे। और उसी तरीके से एक शख्स जो कांग्रेस का मेंबर था, KB हेडगेवर जिसका नाम था, जो कांग्रेस का एक एक्टिव मेंबर था, एक्टिव वर्कर था कांग्रेस का, कांग्रेस के अलग अलग जिम्मेदारियों में भी था, उसने ये RSS को शुरू किया, एक कैडर सिस्टम जैसा, जिसमें नौजवानों को इकट्ठा करके, स्पेशली सितपविन ब्राह्मण्स को उन्होंने पहले टारगेट किया, उनको इकट्ठा कर उन लोगों का एक इंडोक्ट्रिनेशन मतलब ये हिंदुत्व थियरी उनको समझाकर कि इंडिया सिर्फ एक कम्युनिटी का है, बाकी सारे बाहर के आए हुए लोग हैं। ऐसा एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इन्होंने 1925 में शुरू किया। एक 5 सितपविन ब्राह्मण्स ने मिलकर शुरू किया, जिसमें हेडगेवर एक है,
उसके बाद हम देखते हैं सावरकर का भाई उसमें था, परांज पे था, डॉक्टर मुंजे, ये सब लोग मिलकर इन्होंने ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। और इसका मकसद जो है, देखिए आप किताबों में और आरएसएस के इसमें देखेंगे वो लोग ओपनली नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके अलग अलग पब्लिकेशंस में, अलग अलग स्पीचों में आप देखते हैं उनके शुरुआती लीडर्स के, वो लोग क्लियर है बात करते थे कि हिंदू राष्ट्र स्थापना करना आरएसएस का मकसद है। वो पब्लिक में अभी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सोशल वर्क करना है या फिर देश प्रेम करना है, लेकिन असल चीज था उनका एक हिंदू राष्ट्र एस्टैब्लिश करना। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि एक कंट्री जहां पर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा हो, क्या वो हिंदू राष्ट्र है? ये उसका मतलब नहीं। इसका मतलब भी जो है, आरएसएस की जो किताबें हैं, वी और अ नेशन डिफाइंड, जो किताब उनके सेकंड सरसंघ चालक गोलवालकर ने लिखी थी, इस किताब में जो है उसका एक डेफिनेशन है, आप वो पढ़ सकते हैं। मैं उसमें से चंद इंपॉर्टेंट लाइंस आपके सामने पढ़ूंगा, उससे आपको समझ में आएगा। वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र क्या है। हिंदू राष्ट्र में देर आर ओनली टू कोर्सेज ओपन टू द फॉरेन एलिमेंट्स, ईदर टू मर्ज देमसेल्फ इन द नेशनल रेस एंड अडॉप्ट इट्स कल्चर, और टू लिव इट्स मर्सी सो लॉन्ग एज नेशनल रेस में अलाउ देम टू डू सो, एंड टू क्विट द कंट्री एट द स्वीट विल ऑफ द नेशनल रेस। यानी वो यहां पर कहता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि जो नेशनल रेस है, मतलब मेन रेस जिसको कहते हैं, जो उनके हिसाब में वो लोगों ने हिंदुओं को कहा था, उनके अलावा दूसरे कोई भी हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, ये कोई भी हो, इनके सामने एक ऑप्शन होता है कि अपने आप को पूरी तरीके से उनके हवाले कर दे या उनके कल्चर में ढल जाए। अपना कल्चर आप लोग मेंटेन करके ना रखे, आपका कोई खुद का पर्सनल एक कल्चर नहीं होना चाहिए। जो मेजॉरिटी और जो मेन रेस जिसको लोग कहते हैं, उसका जो कल्चर है वही कल्चर आपका भी होना चाहिए, और कोई हक आपको उसमें नहीं दिया जाएगा। आपको कोई भी हक नहीं मिलेगा, आपको कोई भी राइट्स नहीं मिलेगा, आप इनके दया पर रहोगे। यानी जो हुक्मरान है, हुक्मरान आप पर जो रहम करेंगे, उस रहम पर आप लोगों को जीना है, और जब वो कहेंगे चले जाओ मुल्क छोड़ के, आपको चले जाना है। वो आगे जाके कहता है, द फॉरेन रेसेस इन हिंदुस्तान, यानी मुस्लिम्स और दूसरे क्रिश्चियंस, मस्ट अडॉप्ट द हिंदू कल्चर एंड लैंग्वेज, मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट एंड होल्ड इन रेवरेंस द हिंदू रिलीजन, must entertain no idea but those of glorification of Hindu race and culture of the Hindu nation, and must lose their separate existence। अपना खुद का एक existence नहीं होना चाहिए, आप उनके जैसा बनना चाहिए, समझे? Claiming nothing, deserving no privilege, far less any preferential treatment, not even citizen right। यानी आपको सिटीजनशिप राइट्स भी नहीं मिलेगा, कोई राइट्स आप उम्मीद भी नहीं करना है। आज जो ये सीए एनआरसी पूरा लेके आ रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि कोई नई चीज है, नई चीज नहीं, ये जमाने से इनका प्लान है, जो इनके किताबों में आ रहा था, अब वो ये फैसिस्ट आइडियोलॉजी आपके सामने ला रहे हैं। तो ऐसी एक हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बनाई गई थी। इस आरएसएस के बारे में इन्होंने उस जमाने में कहा था कि इंडिया में, इनके हिसाब में, इनकी दूसरी किताब बंच ऑफ थॉट है जिसको अपने बाइबल समझते हैं, उस किताब में इन्होंने 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया, इनके दुश्मन। सबसे नंबर 1 दुश्मन मुस्लिम, नंबर 2 दुश्मन क्रिश्चियन, और नंबर 3 दुश्मन कम्युनिस्ट। और दुश्मनों को कैसा डील करना है वो भी हम लोग देखते हैं। इनके बारे में वी आर नेशन डिफाइंड में गोलवालकर जर्मनी का एग्जाम्पल देकर कहता है, टू कीप द प्यूरिटी ऑफ द रेस एंड इट्स कल्चर, जर्मन शॉक द वर्ल्ड बाय पर्जिंग द कंट्री ऑफ सेमेटिक रेसेस लाइक ज्यूज। यानी जिस तरीके से जर्मनी ने यहूदियों का कत्लेआम किया, ये एक अपना एक रेस को, यानी जो सबसे बड़ा एक कौम रहता है, उस कौम की इज्जत बरकरार रखने के लिए जर्मनी ने जो किया वो एक इंपॉर्टेंट चीज था। और एंड में वो कहता है इस चीज का, अ गुड लेसन फॉर अस इन हिंदुस्तान टू लर्न एंड प्रॉफिट बाय। हमें ये चीज को सीखना, यानी हम लोगों को ये जो इंटरनल थ्रेट्स हैं, जिस तरीके से जर्मनी में ज्यू थे, यहां पर जो इंटरनल थ्रेट्स हैं उनको भी हम लोग इसी तरीके से डील करना है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। अब इसमें अगर आप देखेंगे, मुसलमान उनके नंबर 1 टारगेट थे, और ये कॉन्सेप्ट के खत्म करना है, इसका उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दिया 1927 में, जब नागपुर में एक दंगे हुए। दंगों इन्होंने शुरू किया, एक प्रोसेशन निकाला मस्जिदों के सामने से, और उस प्रोसेशन में उन्होंने मुस्लिम मोहल्लों पर अटैक कर मुसलमानों पर हमला कर मुसलमानों को वो मोहल्ला छोड़ के भागना पड़ा।
वही सिस्टम आप देख रहे हैं आज पूरे इंडिया में जो राइट्स हो रहे हैं इसी सिस्टम को चल रहे हैं। पहले वो लोग कोई एक रिलीजियस इवेंट के नाम पर आपके मोहल्लों पर आकर एक रैली करेंगे, मस्जिदों पर पत्थर मारेंगे और वहां से दंगे भड़काएंगे। ये सब पहला आरएसएस स्पॉन्सर्ड राइट जो था वो 1927 में नागपुर में हुआ और उसका मार्केटिंग करके देखो भाई हमने मुसलमानों के साथ नागपुर में क्या किया ये बताकर पूरे महाराष्ट्र में वो लोग फैले। ये था आरएसएस का एक शुरुआती दौर। अगला क्लास जो मैं आपके सामने रहूंगा उसमें मैं इनका जो ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपके सामने अगले क्लास में रखूंगा। तो आज मैंने आपके सामने कोशिश की ये आरएसएस शुरू कैसे हुआ, जो लोगों ने शुरू किया और इनका मेजर मकसद इनकी किताबों के जरिए मैंने आपके सामने रखा। इंशाल्लाह आगे चंद और बातें आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।